Hey maths lovers, how are you guys? My name is Palvinder Singh and you're watching me on my channel Maths by Palvinder Singh or short form MBPS. So we are going to continue our discussion on Maths Abhyas series and today we are going to discuss paper number 52. So let's start with question number 1 and this question belongs to binomial theorem. So let's start this guys. So this is 1 plus x square whole square raised to the power 40 and ये क्या है x square plus 2 plus 1 by x, so this x plus 1 by x का whole square into -5. So this is basically 1 plus x square की पावर 40 है और ये x square plus 1 की पावर -10 है by x की पावर -10 है and we want to find coefficient of x raised to power 20. coefficient of x की पावर 20 देखना है भाई इसमें. this coefficient of x की पावर 20 किसमें, ये x की पावर 10 ऊपर आ गया और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 30 रह गया. ठीक है ना. नाउ रियलाइज वन थिंग कि आपको इस पूरे में x की पावर 20 देखना है, मतलब आपको इसके अंदर तो x की पावर 10 ही देखना होगा ना भाई. देखो 10 तो पहले ही मिल गया है तो आपको बचा हुआ 10 इसके अंदर देखना होगा ना. अब एक बात बहुत ध्यान से देखना, व्हेन वी से 1 प्लस टी रेज टू पावर n, ये एन सी नॉट प्लस एन सी वन टी प्लस की पावर 1 प्लस एन सी टू टी का स्क्वायर होता था. ऐसे जाते हुए एन सी एन टी की पावर एन तक चला जाएगा, ये एन सी एन टी की पावर एन तक. तो देखो भाई, जो यहाँ पावर होती है वही यहाँ सब्सक्रिप्ट होता था, जो यहाँ पावर होती है वही यहाँ सब्सक्रिप्ट होता था. तो व्हेन यू हैव टी एक्स स्क्वायर होगा तो यहाँ पे एन सी नॉट प्लस एन सी वन एक्स स्क्वायर की पावर 1 आएगी, राइट. एन सी टू एक्स स्क्वायर की पावर 2 आएगी. तो इसका मतलब एक्स की पावर 4 बन जाएगा, मतलब एक्स की पावर 4 बन रहा होगा तो एन सी टू लिखा होगा, राइट. तो आपको देखो क्या चाहिए, आपको x की पावर 10 चाहिए. बेसिकली इसका मतलब है आपको x की पावर 2 की पावर 5 चाहिए इन दिस, which will be what 30c5 and we are done. Right, this will be 30c5. और ऑप्शन मिली क्या, अच्छा वो नहीं दिख रही है लेकिन ये रही ऑप्शन. क्यों, हमने पढ़ा है भाई ए सी बी इज इक्वल टू ए सी ए माइनस बी होता है. ये तो आपने बहुत शुरुआत में ही पढ़ लिया था भाई. ये पीएनसी में भी आप देख सकते हो, इसे बाइनोमियल में भी देखा होगा आपने, राइट. सो एनसीआर इक्वल टू एनसी एन माइनस आर हुआ करता था. तो 30c5 आया या 30c25 आया, एक ही बात है. ओके गाइस, चलो ये आसान क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में हो जाना चाहिए था. ये तो मस्ट डू कैटेगरी का क्वेश्चन है, राइट. शुड बी डन. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. अगला ये गिवन है एफ एक्स एक्स माइनस टू इंटू, ये देखो मॉड ऑफ एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू गिवन है अगर मैं फैक्टराइज कर लू तो. और क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ, ये पूछ रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ. अरे भाई देखो बहुत मस्त सी चीज है, ये अपने आप में x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, ठीक है. मॉड लगाने पे वो ग्राफ अभी भी कॉन्टिन्यूस रहेगा. तो ये वाला मॉड के अंदर वाली चीज कॉन्टिन्यूस है, x माइनस टू कॉन्टिन्यूस है, दो कॉन्टिन्यूस का प्रोडक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा भाई, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है. तो कॉन्टिन्यूस एट 1 एंड 2 तो है ही, ये करेक्ट है. आपको करेक्ट मार्क नहीं करने, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, राइट. अब देखो आपको क्या देखना है, डिफरेंशियबिलिटी. तो लेट मी जस्ट गिव यू वन वेरी फंडू ट्रिक. अगर आपके पास में यहाँ पे कहीं भी x माइनस लैमडा लिखा हो मान लो, और मॉड के अंदर भी x माइनस लैमडा और साथ में कुछ और मल्टीप्लाई ऐसा कुछ पढ़ा हो, ठीक है, तो ये 100% गारंटी है कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू लैमडा भी होगा. रट लो भाई, ये बात ज्ञान जमा करो है, ठीक है. इस बात को याद कर लेते हैं. तो अगर आपने ये याद रखा हुआ था ना, अगर आपको ये पता था, ये ट्रिक पता थी, तो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 2 ये भी करेक्ट हो जाती है. तो इनकरेक्ट के लिए आपको चेक भी नहीं करना पड़ेगा, सी इनकरेक्ट होना चाहिए, आपका आंसर सी आ जाएगा, राइट. मैं वो दिखा भी देता हूं लेकिन आपका आंसर सीधा सी आ जाता, राइट. जस्ट सी. पहले उससे पहले एक और चीज सीख लेते हैं. अगर मान लो डी ऑफ डी एक्स ऑफ जी एक्स करना है, ठीक है, तो हमें डिफरेंशिएट करना आता है, वो सीधा जी डैश एक्स होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. अगर मॉड जी एक्स लिखा और मुझे उसका डिफरेंशियल देखना है तो मॉड जी एक्स को ऐसे लिखते होंगे, ये जी एक्स है जब जी एक्स ग्रेटर देन 0 होगा,
ये माइनस जी एक्स है जब जी एक्स लेस देन जीरो होगा। इसका डी ऑफ डी एक्स ऑफ मॉड जी एक्स करना है। ठीक है, तो भाई एक मिनट देखो, अगर जी एक्स ग्रेटर देन जीरो था तो जी एक्स तो उसका डिफरेंशियल जी डैश एक्स आ जाएगा, जो मैंने आपको अभी लिख के दिखाया था। ये यहाँ पे जब जी एक्स ग्रेटर देन जीरो था तब आप जी डैश एक्स लिख रहे हो, या माइनस जी डैश एक्स आ जाता जब जी एक्स लेस देन जीरो होगा। ठीक है भाई। अब इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है, इंपॉर्टेंट बात हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि मुझे दो हिस्सों में बांटना नहीं पड़ता, मैं सीधा लिखता डी ऑफ डी एक्स ऑफ मॉड जी एक्स। एक्चुअली मॉड जी एक्स बाय जी एक्स होता है इनटू जी डैश एक्स, या जी एक्स बाय मॉड जी एक्स इनटू जी डैश एक्स। ये चीज है, ये आप याद करने वाले हो। देखो हम लोग क्या कह रहे हैं, अगर जी एक्स पॉजिटिव होगा, अगर मान लो जी एक्स पॉजिटिव होगा तो मॉड जी एक्स इक्वल था जी एक्स बाई जी एक्स वन आया था। देखो मैं कह रहा था अगर जी एक्स ग्रेटर देन जीरो तो आपका जी डैश एक्स आंसर आया था, तो इसके साथ बेसिकली वन है। तो मॉड जी एक्स बाई जी एक्स उस वन का रोल प्ले कर रहा है भाई, क्योंकि जी एक्स पॉजिटिव है तो मॉड जी एक्स को जी एक्स ही लिख सकते होंगे। जब जी एक्स नेगेटिव होता तो यहाँ पे माइनस वन इंटू जी एक्स लिखा होगा ना, तो माइनस वन इंटू जी एक्स है, जी एक्स नेगेटिव है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे मॉड जी एक्स की जगह माइनस जी एक्स लिख दो, माइनस जी एक्स बाई जी एक्स क्या रहेगा, माइनस वन। राइट, तो आपको ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला ज्ञान जमा करो में रखना है, रट लो भाई, ये काम आता है। राइट, तो इस स्लाइड पे दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यहाँ ट्रिक है, एक ये याद रखना और एक ये याद रखना। राइट, तो अगर मान लो मुझे इसे डिफरेंशिएट करना होता तो एफ डैश एक्स क्या होता, पहले इसका डिफरेंशियल किया, प्रोडक्ट टू लगा रहे हैं, ये वन आया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू का मॉड लिखा हुआ है, फिर एक्स माइनस टू हो गया, यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू ओवर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू आया। अरे मैं वही कर रहा हूँ जो मैंने अभी सिखाया था, मॉड जी एक्स के लिए मॉड जी एक्स बाई जी एक्स आ जाएगा इंटू जी डैश एक्स। तो इस पूरे को लिखा और इसका नीचे सीधा जी एक्स लिख दिया, मॉड जी एक्स बाई जी एक्स, और इसका डिफरेंशियल क्या होगा, टू एक्स माइनस थ्री। राइट, अब अगर आपको चेक करना है कि x की वैल्यू वन के लिए देखना है, और x की वैल्यू टू के लिए भी दिखा देता हूं। अगर आपको x की वैल्यू वन के लिए देखना है, प्लीज नोट जो ये क्वांटिटी का रोल है, इस क्वांटिटी का रोल सिर्फ साइन देने में आना है, इसका रोल सिर्फ साइन देने का है। तो एक बात सोचो, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू की साइन वेव वैसे जाती है, ये एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स की साइन वेव जाती है कि वन के लेफ्ट में और टू के राइट में एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू पॉजिटिव होता है, वन और टू के बीच में एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू नेगेटिव होता है। सो एट एक्स इक्वल टू वन क्या होने वाला है, एल एच डी एट एक्स इक्वल टू वन क्या आएगा भाई मेरे पास, देखो यहां वन डाला, ये जीरो हो गया, यहां पे वन डाला, वन माइनस टू माइनस वन बना। ये वाली क्वांटिटी वन के लेफ्ट में हो ना, वन के लेफ्ट में ये क्या आएगा, प्लस वन, और वन डाला तो टू माइनस थ्री माइनस वन आ गया, तो ये वन हो गया। आर एच डी एट एक्स इक्वल टू वन क्या बनेगा, राइट, ये वन डालने पे अभी भी जीरो हो रहा है, राइट, वन डालने पे अभी माइनस वन हो रहा है, वन के राइट में नेगेटिव है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू नेगेटिव है। राइट, तो मॉड क्या करेगा, इसके आगे नेगेट करेगा ताकि उसे पॉजिटिव कर पाए, तो ये रेशियो क्या रहेगी, माइनस वन, और एक्स की वैल्यू वन डालने में माइनस वन आ रहा है, तो ओवरऑल माइनस वन आ गया, मतलब फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू वन। ठीक है, एट एक्स इक्वल टू टू देखते हैं, एक्स वैल्यू टू पे, तो अगर आपको एल एच डी एट एक्स इक्वल टू टू देखना होता तो आप टू डाल दोगे इसके अंदर में, यहाँ टू डाला क्या आया, जीरो, प्लस टू माइनस टू जीरो। अब अगर आपको टू के लेफ्ट में देखना है, एलएचडी देख रहे हो टू के लेफ्ट में, तो ये वाली रेशियो माइनस वन देगी, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, जीरो से मल्टीप्लाई तो कर ही रहे हो ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, टू इंटू टू फोर माइनस थ्री वन आ जाएगा, तो ये जीरो बना। आर एच डी एट एक्स इक्वल टू टू, ये भाई टू डाला यहाँ पे, ये जीरो बना। आर एच डी का होता राइट हैंड डेरिवेटिव था, एल एच डी का होता लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था टू पे। अच्छा भाई यहाँ पे टू डाला, जीरो बना, टू के राइट में ये प्लस वन आता, राइट, और ये टू डालने पे वन आता, तो ये भी जीरो आ गया, तो फंक्शन टू पे डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू टू। राइट, तो ये क्वेश्चन ना एग्जाम में हो सकता था, मैक्सिमम मैक्सिमम ये होता कि आप वन और टू पे चेक कर रहे होते, बस इतना होता। राइट, तो कैन बी डन की कैटेगरी में, और अगर आपने ये याद किया हुआ है ना, तो फिर तो देखो सेकंडों में हो रहा है, मतलब 10-15 सेकंड में आप खत्म कर दोगे इस क्वेश्चन को। राइट, तो ये याद रखना, काम आएगा भाई, ये याद रखना। राइट,
चलो भाई अगला देखते हैं। इट सेज कि भैया आपके पास ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस हैं, तो बी के वर्टाइसेस ये हैं और एंड यहाँ लिखा हुआ है। ये ट्राइंगल में देखना है, ये ए है, -3 + 2s लिख रहा हूँ भाई, एस साइन थीटा की जगह एस लिख रहा हूँ, कॉस थीटा की जगह सी लिख लेते हैं। ये बना। बी के बना -3 + 2c, 4 - 2s बना। और सी बना -3 - 2s, और ये 4 - 2c बना। नाउ जस्ट इमेजिन, आपका सरकम सेंटर वो पॉइंट होता है जिसका इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस सेम होते हो। तो पॉइंट आपको दिख रहा है क्या? देखो यहाँ -3 आ रहा है, 4 आ रहा है, यहाँ पे यहाँ -3 आ रहा है, 4 आ रहा है, यहाँ -3 आ रहा है, 4 आ रहा है। अगर यहाँ पे वो पॉइंट -3, 4 ले लिया जाता, तो -3, 4 का इससे डिस्टेंस कितना आता? आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हो ना, √(x1 - x2) का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो -3 तो उड़ जाएंगे, ये 2s का स्क्वायर आएगा और 2c का स्क्वायर आएगा, ये 2 बन गया, ये क्वांटिटी 2 बन गई, ये क्वांटिटी भी 2 बन गई। तो सरकम सेंटर ये क्या आ गया? ये आपका सरकम सेंटर है, -3, 4, राइट। अच्छा, सेंट्रॉइड निकालना होगा। तो देखो सरकम सेंटर बड़ा पीसफुली निकला है, सेंट्रॉइड तो हमें पहले से पता था, सम बाय 3 करना था। तो -3 को 3 बार सम करके बाय 3 करोगे तो -3 आएगा। ये 2c -2s प्लस 2s का सम करोगे तो 2c आएगा, बाय 3 किया था तो ये 3 आया था यहाँ पे। अच्छा, यहाँ -9/3 करके -3 आया था, यहाँ ऐसे ये 4 आ जाएगा। 2c और -2c कट गए, या -2s/3 बन गया भाई, राइट। तो ये अपने पास आ गया। अब वो कह रहा है सेंट्रॉइड जी मान लो, जीपी के बीच में डिस्टेंस निकालना है जी। वो डिस्टेंस तो बड़ा पीसफुली निकल रहा है, -3 + 2c/3 में से -3 सब्ट्रैक्ट करो तो ये गए कट। 4 - 2s/3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करो, स्क्वायर करोगे कट। तो 4/9 c² प्लस 4/9 s², 4/9 रूट के अंदर आ गया तो 2/3 आ जाएगा। देखो मिली ऑप्शन, ओ बढ़िया, ये रहा, ये ऑप्शन आ गई ना, आंसर ही सही। फाइन, चलो अगला देखते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन अगर है ना, तो आप एग्जाम में कैन बी डन, मैं एग्जाम में कैन बी डन है, मतलब सिर्फ आप अगर फंसोगे ना, तो मैं मस्ट डू के और इसके अंदर में मतलब कंफ्यूज मत हो ना, मतलब मैं मस्ट डू और कैन बी डन के अंदर में दोनों में ऐसे कह रहा हूँ कि दोनों में से कुछ हो सकता था, कि अगर आप सरकम सेंटर निकालने में फंस गए तभी क्वेश्चन में दिक्कत आएगी, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज वो बड़ा पीसफुली निकल जाएगा, राइट। और सरकम सेंटर निकालने के लिए आपने कई बार ये देखा भी होगा, कई बार ट्राइंगल में ना सबसे कन्वीनियंट पॉइंट ना सरकम सेंटर ओरिजिन दिख जाता है, क्योंकि आप क्या देखते हो कि इसका किसी पॉइंट से डिस्टेंस, इसका किसी पॉइंट से डिस्टेंस, किसी पॉइंट से डिस्टेंस सेम आना चाहिए, और वो बहुत बार ओरिजिन दिख जाता है। यहाँ पे मैंने क्या देखा, -3, 4 सब में लिखा हुआ है, इसलिए मैं कहा कि सरकम सेंटर अगर ये होगा तो डिस्टेंसेस 2, 2, 2 आ जाएंगे, तो ये सरकम सेंटर हो जाएगा, बस डन। अगला देखते हैं। अब इसे ना कई तरह से कर सकते होंगे, लेकिन मैं सबसे बेटर वे अभी, क्योंकि लोगों को बड़ा पीसफुली समझ आता है, मैं ट्रूथ टेबल से करने वाला हूँ। अदरवाइज ना पी की कंडीशनल क्यू पे हम लोग इसे इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड फाइनली ये सीधा टोटोलॉजी निकल आएगा, राइट। अदरवाइज देखो पी क्यू मैं लोग इसमें कंफर्टेबल फील करते हैं, इसलिए ऐसे लिख लेते हैं, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल। अगर P से Q जा रहा है तो यहाँ ट्रू आया, ये फॉल्स आया, ट्रू ट्रू आया, ये भी बड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा भाई। P एंड नॉट Q, ठीक है। P एंड नॉट Q का मतलब क्या होगा, देखो ये ट्रू है, ये फॉल्स लोगे ना नॉट Q के कारण, तो ये फॉल्स आ जाएगा, एंड लेना है, ये ट्रू आ जाएगा। अब यहाँ तो फॉल्स लिखे हुए हैं, तो P तो आप बदल नहीं रहे हो, तो ये फॉल्स फॉल्स ही आएंगे। ये कॉलम 3 है, कॉलम 4 है, आपको क्या करना है, कॉलम 3 और कॉलम 4 का क्या करना है, यूनियन करना है। तो ट्रू फॉल्स का यूनियन, और ट्रू आया ना, ये ट्रू आया, ये ट्रू आया, ये ट्रू आया, तो देखो टोटोलॉजी आ गया सीधा, खत्म, राइट। तो भैया ये अपने आप में टोटोलॉजी है, ठीक है, तो ये रहा आंसर सी, खत्म, डन। चलो अगला देखते हैं। तो ये मस्ट डू में है भाई, ये एग्जाम में क्वेश्चन नहीं हो रहा तो हम लोगों ने अपना मैथमेटिकल रीजनिंग अच्छे से पढ़ा नहीं है। Na2 है, Nb4 है, दो सेट्स हैं जिनमें
पहले सेट में 2 एलिमेंट गिवन है, दूसरे सेट में 4 एलिमेंट गिवन है। ए क्रॉस बी कहने मतलब था कार्टेशियन प्रोडक्ट। इस चीज को कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए टू सेट बी कहते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब है कि आपने ए की पहली एलिमेंट उठाई होगी, बी की दूसरी बी की एलिमेंट उठाई होगी। मतलब ऐसा है कि जैसे ये A1 A2 लिखा है और ये B1 B2 B3 B4 लिखा है। तो जो ए क्रॉस भी कर रहे होते हैं ना, बेसिकली मतलब है A1 B1 पेयर किया, A1 B2 A1 B3 A1 B4 A2 B1 A2 B2 A3 A2 B3 A2 B4। तो बेसिकली यहाँ पे 2 चॉइसेस ही लेने की, यहाँ पे 4 चॉइसेस ही लेने की। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटू बी विच इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो Na इंटू एन बी आ जाता है। तो टोटल कितनी एलिमेंट आ गई? 8, राइट। अब हमें क्या कहा गया है कि भैया जो ए क्रॉस बी है उसके अंदर में जो एलिमेंट आई हुई है, 8 हैं, इसके सबसेट बनाने हैं, ठीक है। अब वो सबसेट में कह रहा है कि इंपॉर्टेंट बात यह है, नॉट हैविंग मोर देन 5 एलिमेंट, 5 एलिमेंट से ज्यादा के सबसेट नहीं चाहिए। तो इसका मतलब है आपके ऐसे सबसेट चलेंगे जिसमें 8 में से कोई एलिमेंट नहीं ली, 8 में से एक एलिमेंट ले ली, 2 ले ली है, 3 ले ली, 4, और मैक्सिमम कहां तक जा सकते हो? 5 तक। या तो आप इस सम को निकालने बैठ जाओ, ठीक है, या हम लोग ये जानते हैं कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 टिल NCN का सम 2 रेज़ टू पावर n होता है। तो इसे क्या लिख पाएंगे? 2 रेज़ टू पावर 8 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 8C6 नहीं चाहिए, 8C7 नहीं चाहिए, और 8C8 नहीं चाहिए। ये 2 रेज़ टू पावर 8 माइनस ये कितना होता है? 28 प्लस 8 प्लस 1, तो ये 256 में से 37 कम हो गया, तो कितना बचा? 219। ये रहा भाई, ये रहा आंसर, आंसर 219, ठीक है। तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस आपको अगर ये नहीं पता कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है तो आपने बहुत बेसिक चीजें नहीं की हैं, इसका मतलब। तो हम लोग तो सिर्फ मतलब बहुत सिंपल से सिंपल सी चीजें ली। ए क्रॉस बी बना, उसमें 8 एलिमेंट है, आपको कहा गया था कि 5 से ज्यादा एलिमेंट नहीं होने चाहिए। अब सिर्फ ये हो सकता है कि आप ये सॉल्व करने बैठ जाओ, बस ये एक प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर आप ये सॉल्व करने बैठ गए तो इसमें टाइम लग सकता है, बस कि आप कैलकुलेशन करने बैठ गए। अदरवाइज तो क्वेश्चन में कोई जान नहीं, दिस कैन बी डन। अगला देखते हैं। देखो एफ एक्स ये कहा है, इसमें ग्रेटेस्ट इंडियर एफ कहा हुआ है भाई, ये जी एफ है, और 1 से 4 देखना है, नॉट 4, ठीक है। तो एफ एक्स लिख लेते हैं। एफ एक्स क्या है? 2 टाइम्स x² प्लस 1, जो 1 से x2 है, 2 से x3 है अगर, तो 2 टाइम्स x² प्लस 1/2 आ जाएगा ना। देखो ग्रेटेस्ट इंडियर 1 से 2 के अंदर तो 1 था, यहाँ 2 कट जाएगा इससे, राइट। और 3 से x4 ओपन के लिए क्या आएगा? 2 टाइम्स x² प्लस 1/3 बन जाएगा। तो ये अपना एफ एक्स है। अब आपको रेंज भी देखना है, बाइजेक्शन भी देखना है, मैक्स मिन भी देखना है, तो बेटर मैं ग्राफ बनाने वाला हूं। और आपको दिखेगा ग्राफ बनाने से लाइफ बहुत पीसफुल दिखती है। अब ग्राफ में बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो इसका ग्राफ बनाते हैं, तो ये कहा हुआ है कि 1 से 4 में ग्राफ बनाना है, नॉट 4। ये भाई अपने पास लेट से ये 1 है, ये 2 है, दिस 3 एंड दिस 4, ठीक है। तो 1 पे इसका आंसर कितना आया होगा? 4 आया भाई 1 पे इसका आंसर। एक काम करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे बनाते हैं 1 पे इसका आंसर 4 रहा होगा, ठीक है। 2 जाते हुए इसका आंसर कितना रहा होगा? 2 जाते हुए इसका आंसर 10 जा रहा होगा। 2 जाते हुए इसका आंसर 10 जा रहा होगा, राइट। एक्चुअली 2 पे आंसर कितना है भाई? 2 पे आंसर कितना है? 5 है, राइट। ये 10 जा रहा होगा। देखो 2 डालो, 2 यहां सब्स्टिट्यूट हो सकता है ना, 2 पे इसका आंसर 5 है। अच्छा 3 जाते हुए क्या आ रहा होगा? बढ़िया, 3 जाते हुए इसका आंसर 10 जा रहा होगा। 10 है नहीं प्लीज, मतलब कि 3 तो यहाँ पे इंक्लूडेड है ना, तो ये ऐसे जा रहा होगा कहीं भी, ठीक है। हाँ भाई 3 पे इसका आंसर कितना है? 3 पे इसका आंसर आया 9 + 1 10, 20/3, 20/3 कहीं यहाँ होगा, ठीक है ना, 6 से कुछ ज्यादा, ये 20/3 है। और 4 पे कितना आंसर आ रहा होगा? 4 जस्ट अचीव होने से जस्ट पहले, 4 के लिए 34/3 आ रहा है,
which is more than this is like this. ये बन रहा है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, आपको ग्राफ के अंदर में सबसे पहली चीज इसकी मिनिमम वैल्यू 4 मिल रही है, क्वेश्चन ही खत्म, राइट। अब मैं दिखा देता हूँ कि बाकी चीजें नहीं हो रही हैं इसके अंदर, बाकी ऑप्शन गलत है, लेकिन भाई क्वेश्चन तो खत्म हो गया, मिनिमम वैल्यू 4 थी, बस अगले क्वेश्चन पे जाओ, हो गया खत्म। ध्यान देना, मैक्सिमम वैल्यू 34/3, ये फंसा सकता है आपको। मैक्सिमम वैल्यू 34/3 है क्या? क्या 34/3 अचीव हुआ है? नहीं। मैक्सिमम वैल्यू हम लोग लिखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, इसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है भाई। क्यों? आप वो नंबर नहीं बता सकते हो जो 34/3 से जस्ट पहले जो आया होगा वो अचीव हो जाए, तो मैक्सिमम वैल्यू वो 34/3 से जस्ट पहले वाला नंबर होगा, अब वो कभी नहीं बता सकते हो। रेंज 4 से 17/2 गई है क्या? नहीं, ये भी नहीं हुआ। रेंज कितनी गई है? 4 से लेके 34/3 ओपन तक गई है। बाइजेक्टिव छोड़ो, ये तो भैया इंजेक्टिव भी नहीं है, 1 1 भी नहीं है, पहले 1 1 दो। देखो, एक ही आउटपुट लाने के लिए मल्टीपल इनपुट हो रहे हैं, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। और आप नहीं तो सीधा देख चुके थे, मिनिमम वैल्यू 4 है, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो ये तो एग्जाम में हो सकता था, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता। तो ये कैन बी डन में, मैं स्टिल इसे मस्ट डू में नहीं लिख रहा हूँ, ये कैन बी डन में है, राइट। कि अभी तक जो 6 क्वेश्चन लिखे हैं ना, ये देखो, ये पहला क्वेश्चन हो सकता था। दूसरा क्वेश्चन थोड़ी सी जान जाती लेकिन शायद हो पाता, मतलब ये थोड़ी सी एनर्जी लगती। अगर आपको ये नहीं भी पता था तब भी आप थोड़ा मेहनत करके कर रहे होते तब भी कर पाते, राइट। अब ये वाला क्वेश्चन हो सकता था गारंटी, राइट। अगर आपने पीएनसी हल्का सा भी थोड़ा ढंग से पढ़ा तो ये हो पाता। तो आपने 6 क्वेश्चन किए, उनमें से 3 तो क्वेश्चन मिनिमम हो सकते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन तो हो ही सकते थे, राइट। अगला देखते हैं। अब ये लिमिट्स का क्वेश्चन है, और लिमिट के क्वेश्चन ना माइंडेड जनरली आसान रहते हैं करने, ठीक है। और देखो, मुझे ना लिमिट चेक भी नहीं करनी है, अगर यहाँ डज नॉट एग्जिस्ट लिखा होता है ना तो मुझे चेक करना पड़ता है एलएचएल आरएचएल। ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ एक ही निकालूंगा। तो मैं आरएचएल निकाल लेता हूँ, एक्स की जगह पाई प्लस टी कर लेते हैं, जिसमें टी टेंडिंग टू जीरो होगा ऑफकोर्स ना। तो लिम ऑफ टी टेंडिंग टू जीरो हो गया, जल्दी से फिनिश करेंगे। ये 2 पाई कॉस स्क्वायर पाई प्लस टी आया, और नीचे बना भाई टैन के अंदर पाई सीकेंड स्क्वायर पाई प्लस टी, ठीक है जी। अच्छा, अगर कॉस ऑफ पाई प्लस टी देखते हो तो वो कितना आता है? माइनस कॉस टी, लेकिन स्क्वायर है ना तो कॉस टी रह जाएगा, राइट। तो यहाँ पे साइन 2 पाई कॉस स्क्वायर टी आ जाएगा, और सीकेंड भी तो सेम ही काम करता है, इसका उल्टा ही तो होगा। तो यहाँ टेन ऑफ पाई टाइम्स ऑफ सीकेंड स्क्वायर टी रह जाएगा। अब देखो, मेरे पास, मैं फॉर्मूला मेथड नहीं लगा पा रहा हूं, मुझे पता है कि साइन एक्स बाय एक्स में अगर एक्स जीरो जा रहा हो, एज एक्स गोज टू जीरो, ये वैल्यू 1 जाती है, चाहे पैकेट लिखा हो, ये पैकेट, बस ये पैकेट जीरो जाना चाहिए, तो 1 चला जाता है। लेकिन देखो, ये पैकेट जीरो नहीं जा रहा है, लिम ऑफ टी टेंडिंग टू जीरो है, अगर टी का जीरो जाने पे कॉस जीरो 1 जा रहा होगा तो 2 पाई जा रहा है। देखो, हम लोग एक मस्त सी चीज लिखेंगे और हो जाएगा, साइन 2 पाई 1 माइनस साइंस को टी लिख लेता हूं इसे, और नीचे ये लिख लिया भाई। तो भाई देखो क्या मस्त चीज चली, लिम ऑफ टी टेंडिंग टू जीरो, ये साइन ऑफ 2 पाई माइनस 2 पाई साइन स्क्वायर टी है, और नीचे लिखा है टेन ऑफ पाई प्लस पाई टेन स्क्वायर टी है। तो बना भाई लिम ऑफ टी टेंडिंग टू जीरो, साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा कितना होगा? माइनस साइन थीटा, यस। 2 पाई साइन स्क्वायर टी आ गया, और नीचे टेन ऑफ पाई प्लस टी, पाई प्लस टी का मतलब टेन ऑफ टी ही आएगा, तो यहाँ क्या रहेगा? पाई टेन स्क्वायर टी। टेन ऑफ पाई प्लस थीटा इज tan थीटा ओनली ना, तो यहाँ सॉरी टी लिखा हुआ है, तो इसे टी लिख लेते हैं। ये टी है। तो अब क्या करना है भाई, आपके पास में देखो सारी चीज मस्त बन गई है, साइन के अंदर जीरो जा रहा है अब, तो 2 पाई साइन स्क्वायर टी है, इसको अपने नीचे 2 पाई साइन स्क्वायर टी चाहिए। tan के पास में पाई tan स्क्वायर टी है, और इसे tan पाई tan स्क्वायर टी चाहिए। यहाँ पे बचा 2 पाई साइन स्क्वायर टी, और नीचे पाई tan स्क्वायर टी।
बैलेंस भी तो करना पड़ेगा ना। ये क्वांटिटी कहाँ जा रही है, 1। ये क्वांटिटी कहाँ जा रही है, 1, क्योंकि tan के अंदर 0 जा रहा है, यहाँ 0 जा रहा है, तो -2 निकालो बाहर। ये क्वांटिटी टेंडिंग टू 1 है, ये टेंडिंग टू 1 है, और ये cos स्क्वायर टी आ रहा होगा पर वो भी 1 जा रहा है, तो आंसर क्या आ गया, -2। देखो मिला। हाँ, बड़ा पीसफुली सॉल्व हो जाएगा ये विषय। Right? आप चाहो तो इसे लॉपेटल से भी कर सकते थे, एक्सपेंशन कर सकते थे, बट इट डजेंट मेक सेंस कि हम लोग वो करना चाहते हैं। राइट, फॉर्मूला अगर पीसफुली कर पा रहा है, आपको सिर्फ ट्रिगो यूज किया, आपने लिमिट्स तो बहुत बाद में आके यूज किया है, सिर्फ यहाँ तक तो ट्रिगो यूज करते आए हो। मैं सिर्फ चाहता था साइन के अंदर में टेंडिंग टू 0 आ जाए और टैन के अंदर टेंडिंग टू 0 आ जाए, बस इसके लिए एफर्ट मारा था। ठीक है, तो दिस कैन बी डन इन एग्जाम। अगला देखते हैं। द नंबर ऑफ टाइम जीरो इज यूज इन राइटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 1000। अच्छा, ये नहीं पूछ रहा है कि भैया जीरो कंटेन करते हो कितने नंबर है, ये कह रहा है जीरो कितनी बार लिखा होगा। तो अगर मैं आपको बचपन में देता ना कि 1 से 100 तक के नंबर लिखो और गिनो भाई जीरो कितनी बार, आपने 1 2 3 4 100 तो काउंटिंग लिखी होगी, और मैं आपको बोलूं अच्छा जीरो कितनी बार बनाया हुआ है आपने, ये पूछा हुआ है, बस 1 से 1000 है। और हम लोग बचपन में नहीं है तो हम लोग काउंटिंग करने के लिए 1000 तक नंबर नहीं लिखेंगे। देखो अपने नंबर कैसे होंगे, 1 डिजिट वाले होंगे, अपने नंबर 2 डिजिट वाले होंगे, अपने नंबर 3 डिजिट वाले होंगे, और अपने पास 4 डिजिट वाला नंबर भी है। कौन सा, 1000। अपना 4 डिजिट वाला नंबर है 1000, जिसके अंदर में 3 डिजिट, 3 बार जीरो आया, आपको वो गिनना है। आपको नंबर नहीं गिनना है, ये गिनना है 3 जीरो है। 1 डिजिट वाले 1 to 9 तक गिनने हैं भाई, क्यों, 1 से शुरू किया ना, तो इसमें कोई नहीं आया था। 2 डिजिट वाले देखने हैं और 3 डिजिट वाले देखने हैं। जो 2 डिजिट वाले हैं उनके अंदर में लास्ट प्लेस पे ही जीरो रख सकते हो ना, कैन बी डन 1 वे। और यहाँ पे 1 2 3 4 से लेके 9 तक कुछ भी ले सकते हो, 9 वेज। तो ये ऐसे 9 नंबर होंगे। अरे 10 होगा, 20 होगा, टिल 90, ऐसे 9 नंबर आएंगे, और हर नंबर में जीरो एक ही बार आएगा। तो ऐसे जीरो का काउंट कितना है, 9। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप 3 डिजिट में कैसे देखोगे, तो 3 डिजिट नंबर में फर्स्ट प्लेस जीरो नहीं हो सकती, लेकिन अब यहाँ दो सिनारियो है। कैसे, आपके पास में यहाँ पे या तो दोनों प्लेसेस जीरो आ जाए, ये वाली, ठीक है, जैसे 100 बने, 200 बने, 300 बने, 900 बने। यहाँ पे 1 से लेके 9 तक के 9 चॉइसेस हैं, तो यहाँ पे ये 9 नंबर आ गए। प्लीज नोट, ये 9 नंबर आए हैं। जीरो कितनी बार आएंगे, हर नंबर में 2 बार आएंगे, तो 9 into 2, ये गलती ना हो जाए भाई। राइट, अच्छा यहाँ पे जीरो एक ही बार लेना है, लेकिन कहाँ पे, तो देखो जीरो यहाँ तो ले नहीं सकते, यहाँ ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो, उनमें 2C1 वेज में चूज कर लो कहाँ पे लोगे। मान लो आपने जीरो यहाँ रखा होता, ये एक वे में रखा होता, यहाँ पे 1 से लेके 9 तक रखे होते, यहाँ पे 1 से लेके 9 तक रखे होते, तो 9 वेज 9 वेज, तो 9 into 9, और ये 2C1 का मतलब है जीरो यहाँ होगा या यहाँ होगा, into 1, क्यों, हर नंबर में जीरो एक ही बार गिना के होगा, ये नंबर ऑफ नंबर्स हैं। राइट, तो ये कितना आ गया, 162, ये बना 18, तो इनका सम कितना बन गया भाई, 180। ये 180 ऐसे हैं, ठीक है। तो ये टोटल सम करना है भाई, ये टोटल सम करना है, तो 192 आ गया। ये रहा भाई आपका आंसर। अब पता है गलती होने के चांसेस ना बहुत ज्यादा हैं आपसे, कि आप 189 मार्क कर दोगे, कि आपने 1000 पे अगर ध्यान नहीं दिया। फ्रॉम 1 to 1000 लिखा, 1000 में भी 3 जीरो आते हैं, देखो कितनी चालाकी से ऑप्शन बनाई हुई है। राइट, तो ये कैन बी डन में है, मतलब कि यहाँ पे सिर्फ एक ही गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा हैं कि जो आप 189 मार्क कर दो। राइट, अगला देखते हैं। ओ भाई ये तो सिंपल क्वेश्चन है, देखो e रेस टू पावर x जब भी लिखा हो ना, साथ में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बनाना होता है dx, तो उसका आंसर आता है e रेस टू पावर x एफ एक्स प्लस सी। तो जो आपका ये gx गिवन है ना, उस gx को दो हिस्सों में बांटना है, एक होगा fx और एक होगा उसका डेरिवेटिव। अब अगर आपने ट्रिगो ध्यान से पढ़ी है तो ये खुद ही कह रहा है, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भाई मैं बना पड़ा हूं, मुझे लिखो। ये बना, और ये साइन एक्स बाय 1 + cos x है। सर तोड़ लिया ऐसे, यहाँ पे प्लस के बाद आपको दो हिस्से करने ही थे, तो 1 + cos x 2 cos2 x/2 होता है, और ये हाफ सीकेंड स्क्वायर x/2 हो जाएगा उल्टा करके। और अगर हमने ट्रिगो पढ़ी है तो ये tan x/2 होता था। नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो, 2 sin x/2 cos x/2 cos2 x/2, वो tan x/2 आ जाएगा। तो इसका डिफरेंशियल ही तो ये होता है,
डी ऑफ डी एक्स ऑफ tan x by 2 इज हाफ ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू। दो कौड़ी का क्वेश्चन है, इसका डिफरेंशियल ये रहा तो आंसर आएगा ई रेस टू पावर एक्स इंटू टेन एक्स बाई टू। तो क्वेश्चन ने कहा है कि ये ना इसके इक्वल आता है, तो आपका एफ एक्स ये रहा प्लस ई, ये आपका एफ एक्स है टेन एक्स बाई टू। अब वो क्या पूछ रहा है भाई, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में ये नहीं पूछा एफ एक्स निकालो, उसने पूछा रेंज क्या होगी। भाई टैन का ग्राफ है, रेंज क्या होगी, ऑल रियल। तो रेंज ऑफ एफ इज वाई बिलोंग्स टू रियल, एंड ऑफ स्टोरी, खत्म। ये रहा भाई आंसर, राइट। तो ये भाई हो जाना चाहिए, मतलब ये तो ऐसा नहीं कि आप छोड़ दो, मतलब सिर्फ ये कि आपने फिर मतलब स्पेशल, इन्हें स्पेशल इंटीग्रल कहते हैं बाय द वे, इसका मतलब आपने ये किया ही नहीं है फिर कभी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ए वन इज अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय, अच्छा भाई ए वन ना कॉफ ऑफ ए है, जो ए टू है वो कॉफ ऑफ ए वन है, ए थ्री कॉफ ऑफ ए टू एंड सो ऑन। तो बेसिकली ए टू अगर देखोगे ना वो कॉफ ऑफ ए है, ए थ्री जो सा वो तीन बार कॉफ लेने पे ए के लिए आएगा। तो ए टेन का मतलब है 10 बार आपने कॉफ लिया होगा ए का, कोफैक्टर 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 करना है ऐसा 10 टाइम्स, और ये करते गए, राइट। अब लेट मी टेल यू वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, आपको ये पता भी होगा शायद, कॉफ ऑफ ए का ट्रांसपोज करने पे ही एडजॉइंट ऑफ ए आता है। तो अगर आपको इसका डिटरमिनेंट लेना हो और जॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट लेना हो, तो वो कॉफ ए के डिटरमिनेंट के इक्वल ही होता है। क्यों, आपने पढ़ा था ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट वैल्यू चेंज नहीं होती है। आपने एक मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू निकाली है, उसके ट्रांसपोज की डिटरमिनेंट वैल्यू निकाली, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो आप ए टेन का डिटरमिनेंट निकालोगे, या आप कॉफ कॉफ इसका डिटरमिनेंट निकालोगे, या आप एडजॉइंट का डिटरमिनेंट निकालोगे, एक ही बात होने वाली है। ये पहली बात है समझने के लिए। लेकिन ये भी तो क्वेश्चन है कि एडजॉइंट का कैसे निकालोगे, ठीक है ना, इसका कैसे निकालोगे, ये भी तो अपने आप में क्वेश्चन है, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस वन थिंग, एडजॉइंट ऑफ अगर आप ऐसे के बार लिखते हो, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू जहां पे वेयर ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन हो, अगर अगर ऐसा लिखा हो और ये आपने के टाइम्स लिखा हो, तो ये आता है मॉड ए की पावर एन माइनस वन की पावर के, ये आता है अपने पास। दिस द आंसर वी हैव फॉर दिस, राइट। तो अगर आपने पहले नहीं किया तो ये याद कर लो, बहुत काम आएगा आपके, ठीक है। एडजॉइंट की वन ऑफ द वेरी नाइस प्रॉपर्टीज दिस, राइट। तो आपके पास में एडजॉइंट के बार लिखा हो, यहाँ एडजॉइंट कितनी बार लिखा है, 10 बार, तो मॉड ए की पावर यहाँ एन कितना है, 3, ये 3 क्रॉस 3 का है ना, तो ऑर्डर 3 है इसका, 3 - 1 2 की पावर 10, तो मॉड ए की पावर या डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 1024 आ जाएगा। अभी डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, 1 1 - 0, इसका डिटरमिनेंट लिख लेना ना, -1 टाइम्स ये -1 - 0 प्लस 1 टाइम्स 1 - 0, तो 3 आ गया भाई। तो 3 की पावर 1024 आ जाएगा, तो मिली ऑप्शन, हाँ भाई ये रहा डी, खत्म। तो अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपको ये नहीं पता तो भैया ये ज्ञान जमा करके रखना। अगर ये आपको शायद पता हो, अगर आपको नहीं पता तो ये भी याद करके रखना। लर्न दिस। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला वाला क्वेश्चन है, तो मतलब एरिया का क्वेश्चन है तो ग्राफ बनाना पड़ेगा पहले। चलो, तो पैराबोला बन गया, ये रहा पैराबोला, ठीक है जी। ये अपना पैराबोला हो गया, और लाइन के लिए अलग कलर चूज कर लेते हैं।
तो ये रही लाइन, और लाइन का ये क्या हुआ है, -4 6 से पास करती है। तो ऐसा ये 6 है और ये -4 है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एरिया निकालना और वाई एक्सिस के साथ में। अब ये गिवन होना चाहिए था वाई एक्सिस के साथ में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है या सेकंड में। तो ये एरिया भी हो सकता है, ये भी वैलिड है भाई। अब एक्चुअली बहुत बार क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है या किस में देखना है। तो एक काम करते हैं, अभी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला निकाल लेते हैं, अगर वो मैच नहीं करेगा फिर दूसरा वाला देखेंगे, ठीक है। चलो ये y इक्वल टू 3x प्लस 12/2 है, और ये y इक्वल टू 3x² बाय 4 है। इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी तो चाहिए ये, तो निकालने पड़ेंगे ना, तो वो निकाल लेते हैं। तो ये कितना है भाई यहाँ पे, 4y, तो 2 टाइम्स 3x प्लस 12 लिख लिया इसे, इक्वल टू 3x²। तो ये बना x² -2x -8 = 0 आएगा। अब इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू या तो -2 होगी या 4 होगी, मतलब ये 4 होगा और ये -2 होगा ये। तो पहले राइट ऑफ वाला अगर एरिया निकालते हैं, अपर माइनस लोअर करना ना, तो एरिया क्या होगा, 0 से 4 का इंटीग्रल में 3x प्लस 12/2 -3x²/4 इसका इंटीग्रल करना है। तो ये बना 3/2 x²/2 प्लस 6x -3/4 x³ आपको 0 से 4 करना है इसके लिए। तो यहाँ कितना है, 3/4 ऑफ 16 प्लस 6 इंटू 4 -1/4 ऑफ 4³ हो गया। तो ये कितना आया, 12 प्लस 24 -16 20 बन गया भाई। और वो ऑप्शन में है अपने पास, ये रहा आंसर, ये रहा, राइट। तो ये इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि भैया यहाँ पे मेंशन नहीं है, मैं अपने लिए क्वेश्चन को करते हुए मानूंगा कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ये रहा होता, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए रहना चाहिए था, राइट। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन करना सीखा है भाई, ये तो मतलब कर्व बनाने में भी टाइम नहीं जा रहा है। मतलब एओडी के, सॉरी, जब एरिया के क्वेश्चन होते हैं तो उनके अंदर में बहुत बार ये होता है कि आपको कर्व बनाने में टाइम चला जाता है, राइट। तो इसी चीज को हम लोग कर्व स्केचिंग के टाइम पे सीखते हैं कि भैया गंदे गंदे कर्व कैसे बनाते हैं सब कुछ। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है कि dy/dx इज x प्लस 1 टाइम्स y लिखा हुआ है और y टाइम्स x प्लस 1 लिखा हुआ है। अरे खत्म हो गया, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, देखो यहाँ पे क्या आ गया, सॉरी x टाइम्स y प्लस 1 है ना, ये x टाइम्स y प्लस 1 है, ये y प्लस 1/y dy इज इक्वल टू x प्लस 1/x dx बना। और भाई हम करेंगे इन्हें इंटीग्रेट, ये y बना ln y बना, ये x बना प्लस ln x बना प्लस c। भाई साहब खत्म हो गया क्वेश्चन, y माइनस एक्स इक्वल टू लॉन ऑफ x बाय वाई प्लस सी। दो कोड़ी का क्वेश्चन है, देखो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 1, खत्म हो गया, राइट। तो मतलब जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन रखा गया होगा सिंपल लाइफ रखने के लिए। तो ये तो मस्ट डू है, ये आपसे हो जाना चाहिए था एग्जाम में। अगर नहीं कर रहे तो दिक्कत है इस क्वेश्चन को, अगर नहीं करके आ रहे हम लोग तो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये कह रहा है कि मीन और वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो रैंडम वेरिएबल एक्स जो सा होता है वो नंबर ऑफ सक्सेसेस को दिखाने के लिए होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, और उसकी प्रोबेबिलिटी पी होती है सक्सेस की, ठीक है। और जो मीन होता है वो एनपी होता था, एनपी 6 गिवन है और एनपी Q3 गिवन है। जो फेलियर की प्रोबेबिलिटी है वो क्यू था, एन नंबर ऑफ ट्रायल होता था। तो क्यू क्या आ गया, हाफ नहीं आ गया क्या, एनपी क्यू 6 डाल दो, क्यू हाफ है तो पी भी हाफ होगा क्योंकि पी प्लस क्यू 1 होता था। पी को हाफ डाला तो एन कितना आ गया भाई, एन इज 12, राइट। अब ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 निकालना था। इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 लिखो, नंबर ऑफ सक्सेसेस 2 हुई हो या 3 हुई हो, कितने ट्रायल है भाई 12, तो कितनी सक्सेस हो सकती है मैक्सिमम, 12 हो सकती है ना सक्सेस। तो ये निकालना है, इससे निकालने से अच्छा है ये करो 1 माइनस 2 की टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 होगी ना, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 0 निकाला, माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 1 देखा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू आर क्या होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, एनसीआर, एन नंबर ऑफ ट्रायल में से आर में सक्सेस हुआ है, पी रेज़ टू पावर आर, और एन माइनस आर फेलियर हुए हैं।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 का मतलब क्या होने वाला भाई, यहाँ पे आएगा 12c0 p की पावर 0 q की पावर 12 माइनस 12c1 p की पावर 1 q की पावर 11, और p हाफ ही है और q भी हाफ ही है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे 1/2 की पावर 12 बन गया और ये 1 प्लस 12, तो 2 की पावर 12 माइनस 13/2 की पावर 12, नीचे क्या है 4096, 4096 में से ऊपर 13 सब्ट्रैक्ट हो रहा है 4083, भाई सब ये मिल गया। अब अगर ये नहीं पता है ना चीजें, एनपी होता है एनपीक्यू होता है, तब ये क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन हमने स्टैट्स में ऐसे 2-3 क्वेश्चन भी किए ना, तो आप कर देते हैं इस चीज को, तो ये एग्जाम में होने लायक क्वेश्चन है। और अगर आपने अभी तक ये नहीं पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को देखने के बाद ये सीख लो, राइट। ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, आपको हार्डली 1 घंटा भी नहीं लगेगा सीखने में, राइट। आप खुद से बैठोगे तो इट विल बी वेरी इजी, राइट। आप सिर्फ हार्डली कुछ टाइम लगने वाला, अगर आप 4 क्वेश्चन कर लोगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे हमेशा हो जाएंगे, right? अगला देखते हैं। ओके डन। देखो ए क्रॉस विद ए क्रॉस सी -4b है ना भाई। अब इसमें ना क्या चाहिए, P क्रॉस Q इज परपेंडिकुलर टू P एंड Q, राइट। जो क्रॉस होता है ना वो इंडिविजुअल के परपेंडिकुलर रहता है, तो अगर मैं इनका मैग्नीट्यूड लेने जाऊंगा दोनों साइड पे, मॉड लगाऊंगा, तो ये क्या आएगा, मॉड ऑफ ए क्रॉस सी इंटू एंगल बिटवीन ए एंड ए क्रॉस सी। जैसे पी और पी क्रॉस क्यू के बीच में एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, तो यहाँ इसके बीच में एंगल 90 डिग्री आएगा, 4 टाइम्स मॉड ऑफ बी आ जाएगा। मॉड कितना है 3, मॉड ऑफ ए क्रॉस सी आया और इक्वल टू 4 × 4 बन गया, तो ए क्रॉस सी के लिए कितना आ गया भाई, 16/3। आपको ये स्क्वायर चाहिए, खत्म हो गया, 256/9 आ जाएगा, ये रहा, सी ऑप्शन मिल गई। तो ये तो भाई मस्ट डू में है, ये हो जाना चाहिए था आपसे, राइट। अगर ये नहीं हो रहा फिर दिक्कत है। 15th। अच्छा भाई एक बड़ी मस्त सी चीज सीखते हैं, देखो अगर एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट 0 करने पे जो ऑब्टेन होता है उसमें लैम्डा को आइगन वैल्यूज कहते हैं, इसे मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यूज कहा जाता है, ऑफ मैट्रिक्स ए। लैम्डा वैल्यूज को आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए कहा जाता है। तो आपके पास ए क्या था, ये 2294, ये आपका ए था, तो ए माइनस लैम्डा आई क्या रहा होगा, 2 माइनस लैम्डा, 2 9 4 माइनस लैम्डा, क्योंकि आई आप 2 × 2 का लोगे, ए माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट 2 माइनस लैम्डा 2 9 और 4 माइनस लैम्डा आएगा, उसे 0 कर दो, ये बन गया भाई 2 माइनस लैम्डा इंटू 4 माइनस लैम्डा -18 इक्वल टू 0, या ये बना लैम्डा स्क्वायर -6 लैम्डा -10 इक्वल टू 0 आ जाएगा, राइट। तो वी गॉट दिस, राइट। अब इसके अंदर में इस चीज को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं, अगली चीज आपके लिए सीखने के लिए इस चीज को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं, वी कॉल दिस क्वांटिटी एज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब हम लोग ये जरूरी क्यों है, हम लोग देखो ये सब कुछ क्यों सिखा रहा हूं, देखो इसके लिए एक थ्योरम होती है, जैसे बोलते हैं बड़े फेमसली कैवले हैमिल्टन थ्योरम, है क्या, कैवले हैमिल्टन थ्योरम कहती है मैट्रिक्स ए satisfies its characteristic equation, ये कैले हैमिल्टन थ्योरम है। तो मैट्रिक्स ए इसको सेटिस्फाई करता है, मतलब लैम्डा की जगह ए लिख दो, 6a -10 नहीं लिख पाओगे ना, 10i लिखना पड़ेगा इक्वल टू नल मैट्रिक्स। देखो यही तो आपको चाहिए था, तो a क्या आ गया -6, b क्या आ गया -10, a+2b क्या आ गया -26, काम खत्म भाई, ये रहा -26, राइट। तो अगर आपने ये याद किया हुआ है ना तो लाइफ बहुत पीसफुल जाने वाली इस तरह के क्वेश्चन में। देखो भाई चाहे 3 × 3 हो जाता, चाहे 3 × 3 होता ए, तो आई भी 3 × 3 लेते, उससे लैम्डा की क्यूबिक आ जाती,
और आपके पास में उस समय ये क्यूबिक की तरह गिवन होता, तो आप तब भी ये बात कर पाते। अगर आप ऐसे नहीं कर रहे तो जो नॉर्मल लोग करने वाले ना वो ऐसे करने वाले, ये पहले तो याद कर लो, ये ज्ञान जमा करो है। ये भी एंड ये भी, इससे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं, ये तीन चीजें। अब मेथड टू भी किया जा सकता है, कैसे? लोग ऐसे भी करते हैं कि भैया आपने ए गिवन है 2294, ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर क्या होगा भाई? 2924, 2924। तो मैट्राइसेस मल्टीप्लाई करने हैं, कितना आएगा? 4 + 18 22 आ गया। ये 2 × 2 4 + 8, राइट? दिस 4 + 8 12 आ गया, राइट? ये 54 आ गया। ये 9 × 2 + 18 + 16 34 आ गया। ये आपका ए स्क्वायर आया। तो क्या लिखा हुआ है? ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई नल होना चाहिए था, ये नल होना चाहिए था। तो ए स्क्वायर लिखा 22 12 54 34 प्लस ए टाइम्स लिखा 2294 प्लस बी टाइम्स लिखा 1001 इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0000, राइट? तो देखो 22 प्लस ये एलिमेंट 2a प्लस बी 0 होना चाहिए था, राइट? उसी समय अगर आप ये 12 वाला इक्वेट करते तो 12 प्लस 2a प्लस बी के साथ 0 आएगा, इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? -6 आ जाती, या 2a की वैल्यू -12 होती, तो 22 -12 प्लस बी इक्वल टू 0 आता, तो b की वैल्यू -10 आती। तो किसी को लग ये भी बुरा नहीं रहा होगा कि भैया ये भी तो जल्दी हो ही रहा है, राइट? लेकिन इससे जल्दी नहीं हो सकता। और अगर क्यूबिक वाला आता है ना तो आपके पास ज्यादा दिक्कत होती है डील करने में, क्योंकि ए बी सी तीन लिखे होते निकालने के लिए, राइट? वो ज्यादा पेनफुल होता, राइट? तो ये एग्जाम में फिर भी कैन बी डन में है, क्योंकि आप मेथड टू से तो कर ही सकते थे ना। लेकिन प्लीज इसमें ये याद करने के लिए, सीखने के लिए है, तो प्लीज इसे याद कर लेना, आपके काम ही आएगा, राइट? नेक्स्ट देखते हैं। ओ भाई ये तो -a से a है। अगर -a से a fx dx लिखा होता है तो इसे 0 से a लिख लिया करो। इवन और छोड़ो चेक करने का कभी भी लाइफ में, ऐसे लिख लिया करो कि आपको एफ एक्स इवन ऑड में भी मेहनत करनी पड़ेगी। ये लिख लो, अगर इवन होगा तो 2f(x) आ जाएगा, ऑड होगा तो ये 0 आ जाएगी ये वाली क्वांटिटी। तो देखो इसे क्या लिखा? 0 से 1 ln ऑफ 2 - sin³ x बाई 2 + sin³ x प्लस ln ऑफ, यहाँ पे x को -x से रिप्लेस करो, 2 + sin³ x आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ 2 - sin³ x आ जाएगा। हाँ भाई इन दोनों को किया ऐड, तो आई क्या आया? 0 से 1 ln a प्लस ln b क्या होगा? ln a b। ये 2 - s³ लिख लेता हूँ, s sin x की जगह s लिख रहा हूँ। ये 2 + s³ आ गया, अरे 2 - s³ आ गया। ये कट गया भाई, इससे कट गया। ln 1 क्या होता है? 0, तो 0 का इंटीग्रल भाई 0 ही होता था, तो खत्म हो गया जी। तो ये समझ आना चाहिए, आंसर इज 0। और इसमें टाइम नहीं लगा बिल्कुल भाई, ये मस्ट डू में, ये एग्जाम में हो जाना चाहिए था। और इसमें कोई टाइम भी नहीं लग रहा है, मतलब हार्डली आप 1 मिनट में इससे पहले ही क्वेश्चन कर चुके होगे। लेंथ तो परपेंडिकुलर इन यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट। अच्छा भाई मोटी बात यह है कि एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस निकालना है। ये एक लाइन है r = a + kb है, सो दैट इसके अलोंग का वेक्टर b है, और इसके ऊपर एक पॉइंट a लाई करता है, ठीक है? और आपको कहा गया कि पॉइंट c का इससे डिस्टेंस निकालो, ये रहा पॉइंट c, इससे इनका डिस्टेंस निकालना है इसका, ये। तो देखो मैं एक बहुत अच्छा सा रिजल्ट लिखने वाला हूँ। ये डिस्टेंस क्या होगा? ये वेक्टर क्या होगा? c - a, तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी? c - a का मॉड, लेट्स अज्यूम एंगल थीटा है, तो ये लेंथ क्या आएगी? मॉड ऑफ c - a sin थीटा। ये लेंथ या डिस्टेंस मॉड ऑफ c - a sin थीटा आएगा। अब अगर मैं मॉड ऑफ c - a sin थीटा के साथ में मॉड ऑफ b क्या मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मॉड ऑफ b क्या 1 ही होता है, राइट?
लेकिन इफ यू रियलाइज ये बी कैप यूनिट वेक्टर इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है ना, यहाँ बी जा रहा है, बी लो या बी कैप लो, डिस्टेंस क्या आएगा, सी माइनस ए क्रॉस विद बी कैप का मॉड वैल्यू। आ गया भाई डिस्टेंस, डिस्टेंस सी माइनस ए क्रॉस बी कैप की मॉड वैल्यू होती थी, खत्म। तो सी पॉइंट पता होना चाहिए, ए पॉइंट लाइन पे लाई करता पॉइंट पता होना चाहिए, उनका डिफरेंस लो, क्रॉस करो लाइन के अलोंग के वेक्टर की डायरेक्शन से। तो आपके पास में सी पॉइंट क्या है, ये आपका सी है, ए क्या है 273, राइट। तो सी माइनस ए क्रॉस बी कैप करना है, ये अपना डिस्टेंस, ठीक है। ये एज अ रिजल्ट यूज करने वाले थे। अगर आपने ये नहीं याद किया तो प्लीज इसे यूज करना लाइफ में, दिस ज्ञान जमा करो। सी माइनस ए क्या होगा भाई, सी में से ए सब्ट्रैक्ट किया, ये माइनस आई क्या बना, देखो 1 - 2, 2 - 7, यहाँ -5 जे क्या बना प्लस के क्या बन जाएगा, क्रॉस विद ये डायरेक्शन है इसकी, आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप बाय √6 आएगा, यूनिट वेक्टर लेना था। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 1/√6 टाइम्स माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 5 के कैप, आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, इन दोनों का क्रॉस करके उसका मैग्नीट्यूड लेना है। तो आई जे के -1 -5 1 1 2 -1, इसका फाइनली मैग्नीट्यूड लेना होगा। तो पहले ये निकाल लेते हैं, कितना बनेगा, 5 - 2 3 आई कैप बना, जे कैप के लिए 1 - 1 0 हो गया, के कैप के लिए -2 प्लस 3, तो ये 3 के कैप की मॉड वैल्यू बाय √6 आया, ये आपका डिस्टेंस है। 3/√6 टाइम्स √2 आया, तो कितना बन गया, √3 बन गया भाई। क्वेश्चन क्या था, डिस्टेंस किस में लाई करता है, किस इंटरवल में लाई करता है, 1.732 0 से 2 में लाई करता है, खत्म। तो ये वाला क्वेश्चन ना हो सकता है अगर आपको सीधा ये पता हो, नहीं तो कई लोग क्या करते हैं, सीन पीपल मतलब जो ये करते हैं कि इस पॉइंट को एम ले लेते हैं और लाइन के ऊपर में एक पॉइंट निकालते हैं, कैसे इक्वल टू लैम्डा लेके, जैसे ये जनरल पॉइंट लैम्डा प्लस 2 2 लैम्डा प्लस 7 आएगा माइनस लैम्डा प्लस 3 आएगा। फिर वो क्या करेंगे, सी एम वेक्टर बनाएंगे और कहेंगे कि बी से परपेंडिकुलर से लैम्डा सॉल्व कर देंगे, और लैम्डा सॉल्व हो गया तो ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट पता है, ये पता है, तो उसके बीच में डिस्टेंस निकालेंगे। इससे ज्यादा टाइम लगता है, काफी ज्यादा टाइम लगता है, राइट। तो ये फास्ट भी होगा, बट ये कैन बी डन एग्जाम के अंदर में भाई, ये किया जा सकता है एग्जाम के अंदर में। अगला क्वेश्चन क्या है, इमेज ऑफ पॉइंट ए अबाउट 2 लाइंस आर पी एंड क्यू। अच्छा भाई, तो यहाँ पे एक XY प्लेन बना लेते हैं। तो इट सेज कि आपके पास में y=x लाइन है एक, और y=mx लाइन है। तो ये काम करते हैं, पहले y=x लाइन बनाते हैं अलग कलर में, ये रही y=x लाइन जाती है, ये y=x लाइन है। एंड इट सेज कि भैया इस लाइन में आपने रिफ्लेक्शन ली थी पॉइंट की, तो ये मेरा पॉइंट है लेट्स से 2,3, इसकी रिफ्लेक्शन क्या करता है, y=x लाइन इन दोनों को इंटरचेंज कर देता है ना, तो ये 3,2 होता, ठीक है ये। और एक और लाइन है y=mx जिसके अंदर में आपको रिफ्लेक्शन लेनी है 2,3 की, और उसे q आता है। और कह रहे लाइन पी क्यू को ज्वाइन करती है, लाइन ओरिजिन से पास करती है, मतलब पहले अगर मैं ये लाइन बना लेता हूं, ओ से पी वाली लाइन कौन सी है, ये उनसे ठीक बना लेते हैं। रफ काम करें, इतना नहीं रफ करना, ठीक है। ये लाइन है ओ से जाती हुई, ठीक है। वो कह रहा है वो वाली लाइन बेसिकली एक सीधी लाइन ऐसे जा रही है जिसपे क्यू लाई करता होगा, ठीक है, सच दैट ए की रिफ्लेक्शन उस लाइन में क्यू होनी चाहिए। मतलब अगर इसकी रिफ्लेक्शन लेके चलूं कहीं पे, यहाँ पे ये क्यू आया होगा पॉइंट, ठीक है। और अगर आपको ये देखना है वो दूसरी लाइन कौन सी है,
तो दूसरी लाइन के लिए भी ये प्लॉट कर लेते हैं, कोई कलर अच्छा सा ले लेते हैं, ये रहा। ठीक है सर, दैट आपके पास में ये एक लाइन है, तो रैंडमली एक लाइन ले रहा हूँ, ये y इक्वल टू एम एक्स एक लाइन हो, तो ठीक फिगर बन गई भाई, ये y इक्वल टू एम एक्स एक लाइन है। ठीक है, अब ध्यान सुनो, ये कह रहा है पॉइंट ए की रिफ्लेक्शन इसमें लेने पे, मतलब ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल होंगी, इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन इसमें ली गई है और ये एंगल 90 डिग्री पे होगा, राइट। जब भी हम लोग रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो ये पॉइंट की रिफ्लेक्शन, अगर ये पॉइंट है तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों लाइन से इक्वी डिस्टेंट होते हैं और ये एंगल 90 डिग्री होता है। तो ये दोनों इक्वल डिस्टेंस में और एंगल 90 डिग्री होगा। अच्छा, ऐसे ही ये दोनों इक्वल डिस्टेंस में होंगे, एंगल 90 डिग्री होगा। अब ध्यान देना, अगर मैं मान लो ओ से यहां तक की कंस्ट्रक्शन कर देता हूं, अगर आपको दिख गया ना क्वेश्चन खत्म हो गया है, मैंने यहां से यहां तक की कंस्ट्रक्शन कर दी है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है क्या? देखो ये और ये इक्वल है, ये कॉमन है, 90 डिग्री है, तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, मतलब ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा ही होगा। सिमिलरली ये वाला ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों, अरे ये 90 डिग्री है, ये और ये इक्वल है, ये कॉमन है, तो ये एंगल अगर बीटा होगा तो ये एंगल भी बीटा ही होगा। एंड वी नो कि भैया पी क्यू सीधी लाइन होता है, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा 180 डिग्री होगा, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री होगा। अब अल्फा प्लस बीटा किन के बीच में एंगल है, ध्यान से देखो, इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच में एंगल कितना है, 9, अल्फा प्लस बीटा था ना, वो कितना एंगल आ गया भाई, ये वाला एंगल अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, 90 आ गया है। मतलब अगर इस लाइन का स्लोप 1 है तो इस लाइन का स्लोप क्या होना चाहिए था, -1, हो गया खत्म भाई, स्लोप इज -1। तो हमने तो ज्योमेट्री में सब कुछ सॉल्व कर दिया है, तो बड़ा पीसफुल क्वेश्चन है, राइट। तो ये ट्रिकी होता है एग्जाम में, ये पक्का ट्रिकी होता सोचने के लिए। आप इसे मैथमेटिकली भी कर सकते हो, तो एनालिटिकली विल बी अ पेन, कैन बी डन बट लुक्स अ बिट पेनफुल, राइट। कुछ ऐसा है, राइट। चलो अगला देखते हैं। तो एफ एन की बना, एफ ही लिख लेते हैं इसे बार बार, एफ एज अ फंक्शन ऑफ एन लिखा हुआ है। हाँ भाई ये क्या है, ये एजीपी लिखी है, देखो ऐसे कर करके पीछे 2n-3 आया होगा, फिर 2n-1 आया होगा, दो दो का एपी चल रहा है ना, और नीचे 2 की पावर लास्ट में अगर n-1 आ रहा है तो यहाँ पे लास्ट में 2 की पावर n-2 आया होगा, ऐसे जस्ट पहले। तो एजीपी कैसे सॉल्व करते हैं, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एजीपी कैसे सॉल्व करते हैं, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे और उसे शिफ्ट करके लिख देते हैं टर्म्स को, तो यहाँ हाफ आ जाएगा, यहाँ 3/2 आएगा, 5/2 आएगा, ऐसे कर करके ये वाली क्वांटिटी यहाँ आएगी 2n-3 और बाई 2 की पावर n-1 आ जाएगा, ये वाली क्वांटिटी और आगे मूव करेगी, मुझे 2 की पावर n आ जाएगा, और अब इन्हें करो सब्ट्रैक्ट और यहाँ 0 लिख लेते हैं, ये 0 है। तो भाई सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाएगा, देखो ये सब्ट्रैक्ट क्यों किया करते थे हम लोग, क्योंकि इसे जीपी बन जाती थी, ये हाफ एफ आ गया, ये 1 ऐसे आया, और 3-1 2/2 आएगा, 5-3 2/2 आएगा, 2/2 आएगा, ऐसे कर करके यहाँ पे 2/2 की पावर n-1 आएगा, 0 में से स्प्रेड किया तो 2n-1/2 की पावर n आ जाएगा, तो हाफ एफ 1+2 टाइम्स हाफ प्लस 1/2 टिल 1/2 की पावर n-1 करना था, -2n-1/2 की पावर n है, और आपको क्या चाहिए, f ऑफ 8 चाहिए, तो n की जगह 8 डाल दो, तो f ऑफ 8 1+2 हाफ प्लस 1/2 टिल 1/2 है, -15/2 लिखा हुआ है, तो हाफ f8 आया, 1+2 टाइम्स ये हाफ 1 - 1/2 लिखा हुआ है, ये और ये गए कट, -15/2 है, तो 1+2 3 -2/2 4/2 लिख लेता हूँ, -15/2 है, ये हाफ f8 है।
तो F8 कितना आ गया भाई, ये डबल होगा तो 6 हो जाएगा, माइनस 19/2⁻7 आ जाएगा। ओ भाई ये रहा सी ऑप्शन, राइट। तो डिफिकल्ट तो नहीं है बिल्कुल, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है कि आपसे कहीं पे कोई गलती हो जाए, तो बहुत कॉशियसली करना है इस चीज को, राइट। अब उसे जबरदस्ती है, अगर आपको 8 तक ही देना था आप 8 तक भी दे सकते थे, बस शायद वो दिखाना चाहता था कि अगर आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओ ना तो ये एजीपी है, बस इतना ही दिखाना एम था। ये कह रहा है फोकस और कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स ऑफ एलिप्स आर दिस, ठीक है, एसेंट्रिसिटी हाफ है। देखो भाई एलिप्स में एक बात सीख लो अगर आपने नहीं सीखी है तो, ये आपका एलिप्स होता है, ये फोकस वन, फोकस टू, दोनों फोकसेस के बीच में डिस्टेंस 2AE होता है, सेंटर से फोकस किसी फोकस का डिस्टेंस AE होता है। ये डायरेक्ट्रिक्स होती थी x इक्वल टू A/E, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो कितना होता है A/E माइनस AE, वो एक्चुअली LR/2E भी होता है अगर आप इसे सिंप्लीफाई करो, LR लेटेस्ट एटम की लेंथ होती है। अब अगर आप एलिप्स को लेफ्ट राइट ले जाओ, रोटेट कर दो, राइट, उससे स्केल की लेंथ थोड़ा बदल जाएगी। अगर मान लो बीच में आपने स्केल रखा हुआ था, यहाँ पे स्केल रखा हुआ था, अगर आप पूरी फिगर को ही लेफ्ट राइट में शिफ्ट कर दो, स्केल भी राइट में वहीं चला जाएगा, तो जितना F1 और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस होगा M, वो तो सेम ही रहेगा ना। अगर आप इस पूरे सिस्टम को रोटेट कर दोगे तो तब भी वैसे ही रहेगा। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको जो यहाँ गिवन है ना फिगर में, ध्यान से देखते हैं, और प्लॉटिंग करना कई बार आसान रहता है। ये x प्लस वाई इक्वल टू वन लाइन है, ये x प्लस वाई इक्वल टू वन लाइन है, और ये कह रहा है कि आपके पास में 3,4 एक फोकस है, तो 3,4 उसका कॉरस्पॉन्डिंग फोकस है। तो एलिप्स तो इस तरफ घूमेगा ना, मतलब एलिप्स तो ऐसा रहेगा। 3,4 प्लीज देखो ढंग से प्लॉट करना, 3,4 यहाँ ऊपर आएगा, वो ओरिजिन साइड पे नहीं आने वाला है 3,4, राइट। आपको पता भी हो कि ओरिजिन साइड नॉन ओरिजिन साइड कैसे दिखते हैं, ये आप कार्टेशियन प्लान ढंग से बना रहे हो ना, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ये 1,1 से तो आगे गया होगा ना, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट 3 से भी बड़ा होगा और 4 से बड़ा होगा, राइट। देखो भाई, तो सेंटर निकालना था, तो एक्चुअली ना ये दोनों तो रूल आउट ही हो जाएंगे, ए और डी तो रूल आउट ही हो जाएंगे, या तो बी होगा या तो सी होगा, ठीक है। अब देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, हमने अभी क्या बोला, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होता है A/E माइनस A/E में से AE सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और 3,4 का लाइन से डिस्टेंस कितना होगा, 3 + 4 - 1/√2, राइट। तो ये कितना बन गया भाई, E अपने को गिवन है, E क्या है हाफ, तो 2 - हाफ, ये कितना बन गया 6/√2, मतलब 3√2, राइट। तो A कितना आ गया 3/2 था, A 2√2 आ गया, राइट। हमें क्या निकालना था, सेंटर, राइट। अच्छा, तो ये यहाँ फोकस से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था, अभी अभी हमने बात करके हटाई, ये ए ही होता था, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 2√2 इंटू 1/2, √2 है भाई ये डिस्टेंस। तो विल यूज पैरामेट्रिक फॉर्म, कैसे, XC, इज, आपको XF चाहिए, इसको F1 बोल देते हैं, XF1 चाहिए, प्लस डिस्टेंस चाहिए वो √2 जाना आपको, लेकिन ये डायरेक्शन भी चाहिए। अच्छा, ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर होती है ना, सेंटर फोकस को ज्वाइन करती है लाइन और डायरेक्ट्रिक्स आपस में परपेंडिकुलर होती है, इसका स्लोप क्या है -1, तो इसका स्लोप 1 होगा, मतलब ये जो एंगल बन रहा होगा ये थीटा 45 डिग्री होगा, क्यों, इसका स्लोप 1 है, अरे परपेंडिकुलर के कारण। तो यहाँ पे कितना आएगा, कॉस थीटा आता था 1/√2 आ जाएगा, राइट। YF1 प्लस √2 इंटू sin π/4, वो भी 1/√2 होगा, तो ये 3+1, 4+1 बनता, तो 4,5, हाँ भाई दिखा, ये रहा जी, ये रही ऑप्शन, राइट। तो इट कैन बी ट्रिकी अगर आपने ये कभी ऑब्जर्व नहीं किया, अगर आप स्टैंडर्ड एलिप्स ही डील करते हो, स्टैंडर्ड एलिप्स से बहुत सारी चीजें हैं जो आप सीख के दूसरे ट्रांसलेटेड एलिप्स में या रोटेटेड एलिप्स में या ऑब्लिक एलिप्स में यूज कर सकते हो, राइट। तो दिस कैन बी डन प्रोवाइडेड आपने एलिप्स थोड़ा सा ठीक से पढ़ा है, राइट। अगर आप सोचो कि आप एनसीईआरटी पढ़ के या बिल्कुल बेसिक तरह की चीजें करके कि आपने स्टैंडर्ड पढ़ा हुआ और ये क्वेश्चन हो जाएगा, तब नहीं हो रहा है भाई, राइट।
बड़ा चिंदी क्वेश्चन है देखो। आयोटा क्यूब की जगह क्या लिख सकते हो, माइनस आयोटा, तो -4 आयोटा माइनस आयोटा और 1 + 2 आयोटा लिखा है का होल स्क्वायर है, राइट। तो माइनस उड़ गया, 5 आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है, राइट। तो 5 आयोटा सॉरी का होल स्क्वायर है। तो ठीक कर लेते हैं, ये 5 आयोटा लिखा, -1 से फर्क नहीं पड़ता, ये 1 + 2 आयोटा किया, यहाँ 1 - 2 आयोटा करना, यहाँ भी 1 - 2 आयोटा किया, उसका स्क्वायर करना है। तो ये 5 आयोटा इंटू 1 - 2 आयोटा, और नीचे कितना हो जाएगा 5, ये गए कट, ये आयोटा और आयोटा स्क्वायर -1 था, +2 का स्क्वायर आया, तो आयोटा स्क्वायर -1 +4 + 4 आयोटा, तो ये 3 + 4 आयोटा आ गया भाई। क्वेश्चन तो खत्म हो गया, लेकिन इसे क्या चाहिए, इसे चाहिए आर कॉस थीटा, तो आपको मैग्नीट्यूड चाहिए होगा, मॉडुलस चाहिए, तो मॉडुलस 5 है, तो 3/5 +4/5 आयोटा आया ना, तो ये कॉस थीटा है भाई, और ये वाली क्वांटिटी साइन थीटा है, तो 3 + 4 7/5 आ गया, विच इज 1.4 हो गया, आंसर इज 1.4। भाई ये भी पैराबोला को लेकर है, लेकिन ये स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है, ठीक है। तो लेट लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस वन फैक्ट विद यू गाइस, और ये किसी भी पैराबोला के लिए काम कर जाएगा कि हम लोग रिलेटिव एक्सिस कैसे डील करते हैं, ध्यान से सुना। ये स्मॉल एक्स है और ये स्मॉल वाई है। अगर मान लो पैराबोला ऐसे पड़ा हो, ऐसे कुछ भी, ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे, इसके लिए टीएवी है, ये इसकी टीएवी है, मैं इस टीएवी को कैपिटल वाई कर रहा हूँ, इसको कैपिटल एक्स कर रहा हूँ, कि इसके लाइफ में जो इसका कैपिटल एक्स कैपिटल वाई है, उसके सामने तो ये कैपिटल वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax ही होगा, उसे कैपिटल वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax ही दिखाई देगा इस दुनिया में। जो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई की दुनिया में वो कुछ और होगा। तो स्मॉल एक्स के रिस्पेक्ट में इस लाइन की इक्वेशन लेट से ax + by + c = 0 है, और इस लाइन की इक्वेशन bx - ay + c' = 0 है, ये है। तो अगर आपको ये कहा गया है कि भैया अगर कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की दुनिया में देखना है, तो ये पॉइंट अगर मान लो स्मॉल एक्स कॉमा वाई है, ये स्मॉल एक्स कॉमा वाई है अगर, ठीक है, वो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की दुनिया में, इसे कैपिटल एक्स कैपिटल वाई लिख लेता हूं अगर, तो ये यहाँ पे ये डिस्टेंस को कैपिटल एक्स कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को कैपिटल वाई कहते हैं। तो कैपिटल एक्स क्या होगा, इस लाइन से डिस्टेंस जो bx - ay + c' √a² + b² होगा। कैपिटल वाई का मतलब होगा इससे डिस्टेंस, विच इज ax + by + c √a² + b² होगा। ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई है, राइट। तो रूल्स फॉर कैपिटल एक्स कैपिटल वाई क्या है, अरे भाई वो कोऑर्डिनेट है, तो कोऑर्डिनेट होने के लिए एक्स एंड वाई मस्ट बी परपेंडिकुलर होने चाहिए पहली चीज तो, एंड बिहेव और फॉर्म एज डिस्टेंसेस, बिहेव एज डिस्टेंसेस। क्योंकि जब आप स्मॉल कोऑर्डिनेट्स में भी डील करते थे ना लाइफ में, अगर आपको कहा जाता है 2,3 है, तो आप कहते थे यहां से यहां तक 2 है और यहां से यहां तक 3 है, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूं, अब ध्यान से देखना, ये और ये क्या आपस में परपेंडिकुलर हैं, मैं एक जगह कैपिटल एक्स माना जाता है, एक जगह कैपिटल वाई, क्या ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, हाँ, ये y = √3x लाइन के कारण है, और ये y = -1/√3x लाइन के कारण है, तो इसका स्लोप √3, इसका स्लोप -1/√3 है, तो परपेंडिकुलर है, हाँ। अब यहाँ पे किसी ने बोला है कि भैया इसको डिस्टेंसेस कैसे बनाते, √3x - y/√3 + 1, तो आप यहाँ 2 के स्क्वायर किया, यहाँ 4 मल्टीप्लाई कर लिया, ये 48 लिखा, x + √3y किया, ये /2 किया, इंटू 2 कर लिया, ये कैंसल होके यहाँ पे 24 बन गया। तो √3x - y/2 को कैपिटल वाई माना, और x + √3y/2 को कैपिटल एक्स माना, तो y² = 24x आ गया, राइट। तो जिसमें 24 ना 4a हुआ करता था,
ये 4a हुआ करता था यहाँ पे। और अगेन मैंने बोला है कि रोटेशन और ट्रांसलेशन से लेंथ चेंज नहीं होती है, तो जब आप वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x लिखते हो ना, तो जो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में डिस्टेंस होता था यहाँ पे, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में डिस्टेंस होता है वो यहाँ 2a होता था। तो मैंने पिछली स्लाइड्स में लिखा है कि वो LR/2e होता है, और पैराबोला के लिए E1 होता है, और LR 4a होता है, तो 4a/2 2a ही आ जाएगा फिर से। या यहाँ तो आप सीधा भी कर सकते थे, ये a,0 है, ये x+a=0 लाइन है, तो ये गैप कितना होगा 2a, तो LR का आधा, इसका LR क्या है 24, तो आपका फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा 24 का आधा 12, खत्म हो गया क्वेश्चन। बस यही चाहिए था। तो दिस कैन बी ट्रिकी इन द एग्जाम की अगर आपने पहले ये नहीं किया है तब बड़ा मुश्किल हो जाएगा सॉल्व करना, अदरवाइज तो क्वेश्चन बहुत सिंपली हो जाता। अगर आपने ऐसे पहले देखा होता तो बहुत सिंपली क्वेश्चन कर पाते, राइट राइट। तो दिस कैन बी ट्रिकी। अगला देखो, इफ द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन आर दिस एंड इफ इट मेक्स, तो लाइन की डायरेक्शन रेशियो मतलब वेक्टर लिख लेते हैं। वेक्टर क्या है 1+λ_i प्लस 2 - λ_j, ये कोई वेक्टर है अपना। और ये कह रहा है कि भैया आर ना जे कैप के साथ में वाई एक्सिस के साथ में 60 डिग्री एंगल बनाता है, तो खत्म हो गया क्वेश्चन। आर का जे कैप से डॉट करने पे 2 - λ आता है भाई। मॉड आर क्या होगा 1+λ² 2 - λ² प्लस 4 का स्क्वायर इंटू हाफ, तो ये बना 4 टाइम्स 2 - λ² 1+λ का होल स्क्वायर प्लस 16, तो ये 3 टाइम्स λ-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू λ+1 का होल स्क्वायर प्लस 16 बन जाता। तो हमें क्या करना है भाई, यहाँ पे इसे एक्सपेंड कर दो, 3λ² - λ², 2λ² बना, राइट। यहाँ पे -4λ -12λ बनता है यहाँ पे, राइट, और यहाँ से 2λ -14λ आ जाता, और यहाँ पे कितना आ रहा है 4 12, और यहाँ पे -4 -5 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये लैम्डा की इक्वेशन आ गई है। इट सेज सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ द लैम्डा, तो λ1 प्लस λ2 कितना होगा 14/2 विच इज 7, खत्म हो गया भाई क्वेश्चन। तो चेंदी क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए भाई एग्जाम में, ये मस्ट टू क्वेश्चन है, मतलब इसमें कुछ भी ऐसा एफर्ट नहीं है। हाँ लास्ट में अगर आप यहाँ तक पहुंचे नहीं ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो कई बार तो ये एडवांटेजेस होता है कि आप क्वेश्चन अगर आपके कम टाइम कम बचा तो आप स्क्रॉल करके देख लो कि अगले वाले क्वेश्चन कैसे हैं। ओ भाई ये देखो, ये वाला सम तो पहले ही पता है, ये यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है, ये क्या होता है, ये π/2 होता है। बस आपको डोमेन का ध्यान रखना पड़ेगा, ये लेकिन π/2 होता है। ये साइन इनवर्स 5/x है प्लस साइन इनवर्स 12/x है इक्वल टू π/2 होगा। अब साइन इनवर्स का आंसर देखना, अगर x पॉजिटिव होगा तो साइन इनवर्स भी पॉजिटिव निकलेगा। ये देखो ना साइन इनवर्स का ग्राफ ये होता है, ये साइन इनवर्स का ग्राफ है नॉर्मल साइन इनवर्स x के लिए, कि अगर आप उसे पॉजिटिव इनपुट देते हो तो 0 से π/2 जाएगा, अगर हम नेगेटिव इनपुट देते हो तो -π/2 से 0 जाएगा। आपने अगर नेगेटिव इनपुट दिया, मान लो x से नेगेटिव दे दो, ऐसे x नेगेटिव सोचो, x 0 तो हो नहीं सकता। अगर आपने x नेगेटिव दिया तो साइन इनवर्स के अंदर नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव हो गया। यहाँ नेगेटिव दिया, साइन इनवर्स नेगेटिव इनपुट के लिए नेगेटिव आंसर देता है, तो x तो पक्का ग्रेटर देन 0 ही होगा, लेस देन 0 में तो आंसर ही नहीं हो सकता। तो देखो π/2 माइनस साइन इनवर्स 12/x है, तो ये साइन इनवर्स 5/x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 12/x है। एक काम करते हो दोनों तो साइन ऑपरेट कर लेते हैं, देखो साइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 12/x है, तो ये क्या बन गया 5/x। कॉस इनवर्स 12/x को अपने माइंड में थीटा माना तो आपको साइन थीटा निकालना, मतलब कॉस इनवर्स 12/x अगर थीटा है ना तो आपको साइन थीटा निकालना, तो कॉस थीटा क्या है 12/x, तो साइन थीटा क्या होगा √1 - 12/x का होल स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग करो 5/x का स्क्वायर मतलब 25/x² प्लस 144/x² इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो x कितना आया 13 और -13, अभी बात की थी -13 तो आंसर हो नहीं सकता। अरे -13 अगर इसमें डाल दोगे तो साइन इनवर्स का आंसर, साइन इनवर्स 5 में -13 नेगेटिव क्वांटिटी, साइन इनवर्स 12 में -13 नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, तो π/2 कैसे बना देगा, पॉजिटिव आंसर तो दे ही सकता।
13 का सिर्फ इस बात का ध्यान रखना था कि भैया वो डोमेन सेटिस्फाई कर जाए सबकी। तो डोमेन -1 से 1 होनी चाहिए। 5/13, 12/13, 2/13 हमेशा -1 से 1 में ही है। हाँ भाई, तो आ गया आंसर इज 13। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, वैल्यू ऑफ एक्स पूछा है। अब उसे नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स पूछ लिया होता ना, तो लोग बहुत ज्यादा लोग होते जो गलती करते और इसका आंसर 2 दे देते हैं कि 2 वैल्यूज हैं। यहाँ तो फिर भी बच गए हम लोग। ये है वॉल्यूम ऑफ ग्रेटेस्ट कोन obtained by rotating a right angle triangle of hypotenuse 2। अच्छा भाई, ये कहा हुआ है, ये 2 है, ये हाइट h है, और वो कह रहा है कि इसको रोटेट किया ऐसे, ये होना चाहिए, ऐसे रोटेट किया और कोन बन गया, ये कोन बन रहा है अपने पास में, राइट। तो इसकी रेडियस ये है, सो दैट आर क्या होगा, √4 - h² होगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 ऑफ पाई r²h। दिस विल बी 1/3 ऑफ पाई 4 - h² इंटू h आ जाएगा। तो वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ h क्या आया, π/3 4h - h³। तो वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, dv/dh ले लो, दिस π/3 4 - 3h²। देखो ये क्या बनेगा, π/3 2 + √3h और 2 - √3h। अब ये तो पॉजिटिव है, इसका साइन चेंज 2/√3 के अबाउट आएगा, लेकिन माइनस से प्लस, तो 2/√3 लोकल मैक्सिमा है, खत्म हो गया भाई। आपको क्या चाहिए, आपको वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए, तो वी मैक्स कितना आएगा, वैल्यू डाल दो, 5/3, h की वैल्यू 2/√3, 4 - 4/3 आया, राइट। तो कितना बना, यहाँ पे 12, 8, 16/9 √3 पाई आ गया। तो k लिखना था, k क्या आ गया भाई, 16, खत्म हो गया, राइट। तो ये मस्ट डू है भाई, हो जाना चाहिए था एग्जाम में, ये हो जाना चाहिए था एग्जाम में। ओके, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस पेपर एंड वी कैन हैव द एनालिसिस ऑफ पेपर, जो मैं साथ में करता भी आया हूँ। देखो, ये भी हो सकता था एग्जाम में, हो सकता था, अगर आप इस क्वेश्चंस का देखोगे ना कि मेरे पास क्वेश्चंस का टेबल कैसा है, तो एग्जाम एनालिसिस में देखो आपके पास में मॉडरेट क्वेश्चन मैंने बहुत कम लिखे हैं, मोस्टली क्वेश्चन मैंने इजी लिखे हैं। वो इजी इसलिए लिखे हैं कि आपके पास में प्रायर नॉलेज उस क्वेश्चन को कर सकती है, प्रोवाइडेड आपने जेई प्रिपरेशन ढंग से की है, तो आपके पास में बहुत सारे क्वेश्चन में स्कोप है करने के लिए। ऐसा नहीं कि एलियन वर्ल्ड से क्वेश्चन आ गए हैं, क्वेश्चन ऐसे हैं। और 3D में देखो 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैट्रिसेस में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, और वो भी यहाँ पे इजी ही है, राइट। और कुछ क्वेश्चंस के लिए तो मैं वहां पे मस्ट डू लिखता आया हूँ। लिमिट्स का क्वेश्चन हमेशा सिंपल आ रहा होता है, जो आपके पास में पैराबोला का क्वेश्चन है, इस बार अच्छा आ गया, लेकिन पैराबोला का हमेशा क्वेश्चन आ रहा है, ये गारंटी हो रही है, राइट। तो मेक श्योर कि भैया आप क्वेश्चंस करते हुए आप फाइनली उसका एनालिसिस भी करते हो, जो आप पेपर अटेम्प्ट कर लेते हो तो उसका एनालिसिस भी करते हो। इसलिए मैंने ये पॉइंट रखे हैं कि भैया आप पेपर करते हुए, एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप हर रात को पेपर आता है, मतलब कि अपडेट हो जाता है रात को, मतलब कि एनटी की वेबसाइट पे और एनटी के ऐप के लिए। तो आप क्या कर सकते हो, अगले दिन मॉर्निंग में ना उठ के पहले पेपर ही कर लो, मतलब आप पढ़ने नहीं बैठे हो, आपने कोई रिवाइज नहीं किया, कुछ नहीं कर रहे हो, तो पहला अटेम्प्ट ही पेपर करो, राइट। और पेपर मॉर्निंग में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रात को उससे पहले आप साउंड स्लीप ले पाओगे। आप रात को 6 से 7 घंटे पढ़ चुके हो ना, सो चुके हो ना अगर आप ढंग से, तो आपका माइंड रिलैक्स होगा, और रिलैक्स माइंड ही मैजिक कर पाता है। और पेपर में प्लीज वहां पे ब्रेक्स मत लेना कि आप उठ गए बीच में, ये मानो कि आप एग्जामिनेशन हॉल में ही बैठे हो, कि पेपर की प्रिपरेशन पेपर देने से ही आती है। तो ये रखना कि भैया आप सफिशिएंट नंबर ऑफ शीट रखते हो, स्पेयर पेन रखते हो, आपके वाटर बॉटल है, कि आपको वहां से मूव करने की जरूरत नहीं पड़ रही हो, राइट। जब आप पेपर कर चुके हो, थोड़ी देर बाद आप ब्रेक ले लो, ½ एन आवर का, कुछ भी ऐसा कर लो, मेक अ एनालिसिस शीट। उस एनालिसिस शीट का इंपॉर्टेंस ये है, वो उससे पता लगेगा कि आप कैसी मिस्टेक्स कर रहे हो। और पेपर में आप अगर पेपर अटेम्प्ट करते रहोगे, इवेंचुअली रियलाइज कि आपकी मिस्टेक्स होने की टेंडेंसी कम हो जाती है, क्योंकि आपका माइंड कॉन्शियस रहता है कि मैं इस तरह की मिस्टेक करता हूँ, और आपको पता रहेगा कि आपको कौन से टॉपिक रिवाइज करने हैं, राइट। तो आपके रिवीजन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, चाहे आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, राइट।
I guess this will be the end of session. Thank you guys. I hope if you like this video, please like, share, subscribe on YouTube. Thank you. We'll be ending for now. Thank you guys. We'll be coming up with the upcoming videos. So please stay connected. Thank you. Thank you guys.